भारतीय जनता पार्टी के पास आज हथियार हैं। संस्थाओं के नाम पे, एजेंसियों के नाम पे जिस प्रकार से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं, उससे कई पार्टियों के सांसद टूट चुके हैं, कुछ टूट रहे हैं। और उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनजर ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक पार्टियां टूट रही हैं। विपक्षी दलों में सेंधमारी की जा रही है। 50-50 करोड़ रुपए में सांसद विधायक जो है अपना जमीर बेचे दे रहे हैं राजनीति में। और अब क्या समाजवादी पार्टी की बारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी माहौल सजने लगा है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 25 से 26 सांसद ऐसे हैं जो इधर आना चाहते हैं, लेकिन हम उनको ला नहीं रहे, समाजवादी पार्टी को तोड़ नहीं रहे। तो इतना एहसान क्यों किया जा रहा है, जानेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि 25 से 26 सांसद समाजवादी पार्टी के वो टूटने को तैयार बैठे हैं, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं। इतना एहसान भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक जिस तरह का दृश्य निकलकर सामने आ रहा है, वो तो कुछ और बता रहा है कि इनकी नीयत क्या है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, चाहे वो ओपी राजभर हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के केशव मौर्य हो जो डिप्टी सीएम है, इनकी हैसियत जग जाहिर है। आपको भी पता है इनकी क्या हैसियत है। ना इनको ये पता है कि टूट रहे हैं, ना इनको ये पता है कि क्यों नहीं टूट रहे हैं। ये हवा में तीर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति कर रही है बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है। उसमें कोई भी जो राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति का जानकार है, जो आज देश में राजनीति चल रही है, उससे जोड़ के देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे 360 के लगभग उनको सांसद चाहिए। अगर उनको मानसून सत्र में अपना जो है डिसइन्वेस्टमेंट वाला जो बिल है वो पास अगर कराना है, अगर परिसीमन का बिल उनको पास कराना है, पहले तो वो महिला बिल के पीछे छुपा के उसको पास कराना चाह रहे का षड्यंत्र उन्होंने किया था, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला है ताकि परिसीमन बिल को पास कराया जा सके। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कवायद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज हथियार हैं। संस्थाओं के नाम पे, एजेंसियों के नाम पे जिस प्रकार से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, लालच देने का काम कर रहे हैं, उससे कई पार्टियों के सांसद टूट चुके हैं, कुछ टूट रहे हैं। और उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनजर ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अगला नंबर समाजवादी पार्टी का हो सकता है। समाजवादी पार्टी का दो तरह से हो सकता है कारण है। एक तो वहां बहुत जल्दी प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को दिखता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा सांसद फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तोड़ने की बात हो रही है। और ये दिख रहा है साफ साफ कि ये चीज हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अभी नहीं तोड़ रहे हैं, हम तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्या उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है क्या? क्योंकि आपको यह भी देखना होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली और लखनऊ में तल्खी है, वो तल्खी अभी मिटी नहीं है और तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। और आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। तो पहले जो उस टाइम बॉल थी वो बाबा के पाले में थी, अब बॉल दिल्ली के पाले में है। तो क्या दिल्ली बाबा को टाइट करने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत रखेगी, समाजवादी पार्टी को तोड़ेगी नहीं, उल्टा सपोर्ट करेगी ताकि बाबा को नुकसान पहुंचाया जा सके? ये रणनीति भी हो सकती है। और इसी के तहत हम जो केशव मौर्य का बयान आया है उसको लेकर चलते हैं और ये मानते हैं कि केशव मौर्य जी की बात में दम है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को नहीं तोड़ रही। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी टूटती है, सांसद टूटते हैं, तो फिर विधायक भी टूट सकते हैं। अगर पार्टी टूट गई और पार्टी कमजोर हो गई तो जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो भी ये मान के चलेंगे
कि पार्टी मजबूत नहीं है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन सकती है। अब एक तीसरा जो इसका पहलू हम देखते हैं, तीसरा पक्ष देखते हैं प्रदेश का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज धरातल पे भारतीय जनता पार्टी की एंटी इंकम्बेंसी, भारतीय जनता पार्टी की जो है विरोध में जनता खड़ी हुई है। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जिसपे आप राजनीति करते थे, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है कि भगवान श्री राम के मंदिर में जिस प्रकार से चोरी हो रही है और एफआईआर नहीं हो रही है, तो उससे साफ दिखाई देता है कि कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। अगर यही चोरी कहीं और हुई होती, यही चोरी किसी और के घर में हुई होती, यही चोरी किसी संस्थान में हुई होती, तो क्या एफआईआर नहीं होती? और आपने खाली नूरा कुश्ती करने के लिए, आपने खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए एक एसआईटी बना दी है और उन्हीं की मांग पे आपने एसआईटी बनाई है, और क्या पता उन्हीं की पसंद के उसमें अधिकारी रख दिए हों और वो अधिकारी जो है मामले को धीरे धीरे ठंडा कर देंगे। आज इतने दिन हो गए, आज तक एफआईआर नहीं हुई है। अरे भाई, पहले एफआईआर होती है, उसके बाद जांच शुरू होती है, उसके बाद एसआईटी बनती है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अंदरूनी मामला बहुत बड़ा चल रहा है, जिसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। अब मुझे लगता है ये तस्वीर साफ होने में हमें कम से कम मानसून सेशन तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर मानसून सेशन तक समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्रमण नहीं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य करते हैं, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, तो ये तय मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान और विपक्षी दल को बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन अगर वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं सांसदों को तोड़ने के लिए, फिर बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं। और परिस्थितियां उसी तरह से होंगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में करती है। जैसे आपने बिहार में देखा, बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बाद में उनको हटा दिया गया। तो उसी तरह से ये होगा कि बाबा के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और फिर बाबा को हटा देगी, बाबा की जगह किसी जो है रबर स्टैंप को वहां का मुख्यमंत्री बनाएगी। ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये तस्वीर मानसून सत्र तक साफ होगी, तभी हमें पता चलेगा कि क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। जी। अच्छा सर, राम मंदिर को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कल अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे। जांच चल रही है, उनका अयोध्या जाना पहली बात तो क्या संकेत देता है, और दूसरी बात ये कि चंपत राय जी को कहा गया है कि भाई आप मत आइएगा, आप किसी अपने प्रतिनिधि को भेजिएगा। चंपत राय को दूर रहने की बात कह दी गई है। तो चंपत राय जिस तरह से सवालों के घेरे में है, क्या योगी जी भी अब बचते हुए नजर आ रहे हैं कि चंपत राय से हमारा कोई वो ना जुड़े जिससे हमको राजनीतिक नुकसान हो जाए? तो चंपत राय बलि का बकरा बन गए, क्योंकि इसमें खाया तो सबने है, ऐसा लग रहा है फिलहाल प्रथम दृष्टया। अब जांच के बाद पता चलेगा कि कौन कौन क्या है। लेकिन योगी जी का चंपत राय से दूरी बनाना क्या दिखता है? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि जिस प्रकार से राम मंदिर में ये गबन का मामला चल रहा है और धीरे धीरे उसकी राशि बढ़ रही है, अब राशि करोड़ों से भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, और अगर इसी तरह से गहन जांच होती है तो ये मामला अरबों तक पहुंच सकता है। तो इन परिस्थितियों में कोई नहीं चाहेगा कि वो चंपक लाल जी के साथ गलबैया करे, उनके साथ चिपक के चले, उनसे उचित दूरी सब लोग बनाएं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि चंदा बहुत जगह गया है, खाली अकेले चंपत राय ने चंपत उसमें नहीं चपत लगाई है खजाने में, उसमें कई सारे लोग हैं। लेकिन मुख्य किरदार चंपत राय जी को इसलिए माना जा रहा है कि जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी और असली जिम्मेदार वही थे। अगर उनकी सरपरस्ती में इस तरह की चीजें हुई हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने तुरंत जो है, जैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और तुरंत उन्होंने आगे आके सफाई दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है और एसबीआई के लोग जो है ऑडिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने एक 28 सेकंड के लगभग का वीडियो जारी कर दिया। तो उसमें लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और आज तक वो जिस प्रकार से लीपा पोती में लगे हुए हैं, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है चंपत राय की, और चंपत राय जरूर इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि वो उनके कार्यक्रम से दूर रहें, क्योंकि कार्यक्रम में
तस्वीरें खींचेंगी, कार्यक्रम में वीडियो बनेंगे, तो कहीं ये मैसेज ना जाए कि बाबा के साथ चंपत राय चल रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू सबसे बढ़िया ये है कि चंपत राय जी को चाहिए था, जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो तत्काल अपना इस्तीफा देते और ये कहते कि जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होती है, तब तक ये जांच क्लियर नहीं होती है, तब तक मैं अपने पद से दूरी बना कर रखता हूँ। और उसके बाद अगर लोग चाहेंगे, जिम्मेदार लोग चाहेंगे कि मुझे वापस रखा जाए, तो मैं वापस आऊंगा, और नहीं तो मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बना दें। भले ही उन्होंने जितनी बड़ी डकैती करी हो, जितनी बड़ी चोरी करी हो, लेकिन उनके पक्षधर भी उनके साथ खड़े हो सकते। आज चंपत राय जी के साथ उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के पार्टी के लोग, आज की डेट में तो आधे अधभक्त भी उनके विरोधी हो गए। उसका कारण है कि सीधे सीधे मंदिर में चोरी का मामला साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर इंटरनली हम देखें, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे विनय कटियार हो, एक ऐसा खिलाफ वाला ग्रुप बनता जा रहा है विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का, भाजपा का, जो वास्तव में कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस कर रहा है। भाई, आप दूसरी जगह चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन आप उसी मंदिर में कर रहे हैं जिस मंदिर के लिए आपने पिछले 3-3.5 दशक से जान लगा दी। आपने कार सेवा की, लोगों का शहादत हुई, कार सेवक मारे गए, जिस प्रकार से कार सेवक शहीद हुए, उनके परिवार आज क्या सोच रहे होंगे। तो आपने सब पे पानी फेरने का काम किया है, तो इसलिए विरोधियों की संख्या बढ़ गई है, चाहे वो चंपत राय जी हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे दूसरी कमेटियां हो। और आज यहाँ पे बात की जाए मिश्रा जी की, जो दूसरे मिश्रा हैं, जो दिल्ली से आए हैं, वो तो ब्यूरोक्रेट है, उनको क्या फर्क पड़ता है। अब आप इसमें ये देखेंगे कि जो लोग परिस्थिति जन्य आए हैं, उनके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना चंपत राय के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू से जुड़े रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस उनसे बचने के लिए योगी जी ने फैसला लिया है कि उनको कार्यक्रम से दूर रखा जाए। जी। अच्छा, एक चीज और हुई है, भास्कर ने चूंकि एक स्टिंग किया है और उसमें 5 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए तक अभी से चुनाव में अगर विधायकी का लड़ना है किसी पार्टी से, छोटी पार्टी से, अब वो राजभर की पार्टी हो, निषाद की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, तो 5 से 8 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, जो 5-8 करोड़ रुपए देकर विधायकी का टिकट लेगा, अगर वो विधायक बन गया तो जनता के लिए काम करेगा या रिकवरी में सबसे पहले विश्वास करेगा। तो छोटी पार्टियों का ये हाल है तो बड़ी पार्टियों का क्या ही हाल होगा। तो हमने देखा ना संसद में किस तरह से करोड़पति, 90% से ज्यादा करोड़पति सांसद वहां पर हैं, तो कौन सा देश का भला कर रहे हैं। और आम आदमी की जो आय है कितनी वृद्धि हुई है, पर कैपिटा इनकम तो कह दिया जाता है कि हाँ बढ़ गई है, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है वो चौड़ी होती जा रही है। तो 5 करोड़ 8 करोड़ रुपए कोई देगा तो पहले वसूली करेगा, गलत क्या है इसमें। देखिए हिमांशु जी, पहले जो राजनीति को देखा जाता था वो माना जाता था कि जनप्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, चुनाव लड़ते हैं, नेता बनते हैं, और अनेकों नेता इस तरह के हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको चौधरी चरण सिंह का दूं, चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई मंत्रालय उनके पास रहे हैं। उसके बावजूद जब उनका स्वर्गवास हुआ और उनकी किताब निकाली गई तो उसमें चंद रुपए निकले थे किताब, जो बैंक की पासबुक थी, और आज भी दिल्ली में उनका कोई घर नहीं है। तो इस प्रकार के नेता भी यहाँ थे। आज की डेट में जो नेता बनता है, आप विधायक और सांसद तो छोड़िए, जो पार्षद और प्रधान भी बनता है, उसका 5 साल में जो है करोड़ों का व्यापार शुरू हो जाता है, पक्के घर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं। तो आज की डेट में अगर हम राजनीति की बात करते हैं, विधायकी की बात करते हैं, सांसदी की बात करते हैं, तो ये जन सेवा या जन प्रतिनिधि की बात नहीं रह गई है, ये एक व्यापार हो गया है। और व्यापार में भ्रष्टाचार और नंगपना चल रहा है। अब आप जिस प्रकार से देखेंगे, जो चंद्रोज पहले आए हैं और इतनी कम उम्र में, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सोनी घोष हो, जिस प्रकार से छोटे दलों में आए और छोटे दलों ने उनको इतने बड़े पद दिए हैं, किस प्रकार से उन पद की गरिमा की तार तार इन्होंने किया है। 33 वर्ष उम्र है शानी घोष की, और मुझे लग रहा है 30-32 साल ही उम्र होगी राघव चड्ढा की। तो आपने जिस प्रकार से देखा है उनको, क्या इनका कोई सिद्धांतवाद है, क्या इनका कोई अपना अस्तित्व है। शिवानी घोष ममता बनर्जी के साय में जीत के आई है,
और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के साए में जीत है, अपना कुछ है उनका। लेकिन वो जिस प्रकार से व्यापार कर रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीति में वो बेचने का और बखिया उधेड़ने का काम कर रहे हैं, तो यही आज की राजनीति है। तो सबको लगता है कि पैसा कमाने का आसान धंधा है राजनीति, आप खुलेआम जो है उल्टे सीधे काम कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन आपके ऊपर हाथ नहीं डाल पाता है, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के नेता है। अगर कुछ भी होगा तो मुख्यमंत्री का फोन आ जाएगा, क्योंकि आप तो ब्लैकमेल करते हैं, आपने समर्थन दे रखा। आप राज भर क्या कर रहे हैं, छोटी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, उनको ये भी पता है। छोटी पार्टियों के टिकट इसलिए भी लोग खरीदते हैं कि राजभर आज भारतीय जनता पार्टी में है, और किन्हीं कारणों से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, दूसरे दल की सरकार बनती है, तो राजभर अपने विधायकों को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। तो आपका सत्ता में रहना लगभग तय है। तो इसलिए छोटे दलों के टिकट महंगे बिकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के टिकट शायद इतने महंगे ना बिकते हों जितने इन दलों के बिकते हैं, क्योंकि इनकी संभावना सत्ता में बने रहने की ज्यादा होती है। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र में, और जिस प्रकार से शिवसेना की चर्चा 2 दिन से चल रही है कि एक एक सांसद को 50-50 करोड़ में खरीदा गया है। अब सांसदी के दिन ही कितने बचे हुए हैं, मुश्किल से 2 साल है अभी, और 2 साल में आपको एक मुश्त 50 करोड़ रुपए मिल गए हैं, और आप सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए हैं, और भी आप उसमें जो है व्यापार करेंगे, उल्टे सीधे धंधे करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो ये तो मुनाफे का सौदा है, ये राजनीति थोड़ी है। और उसी राजनीति का बोलबाला है पिछले 1.5 दशक से भारत में। तो इसलिए ये कहना कि इनके दिमाग में कोई सेवा भाव है या ये क्यों खरीद बेच हो रही है, सीधा साफ सपाट मामला है कि आज राजनीतिक व्यापार बन चुकी है, जन सेवा ये नहीं बची। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।